हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन चैप्टर का एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर ये टॉपिक कवर किया था। आज का हमारा टॉपिक होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, फिर हम बात करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ना कि सॉल्यूट के नेचर पे। मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, नॉट इन नेचर ऑफ सॉल्यूट। चलिए शॉर्ट वे में लिख लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on the quantity of solute। ठीक है, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है? तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस टॉपिक को हमने जब वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे तब पढ़ा हुआ है, जिसमें टॉपिक हम देखे थे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम आगे देखेंगे। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से RLVP मीन्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है जब हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, वहीं पे हमने इसको देख लिया है। बट शॉर्ट पे मैं आपको इसके फॉर्मूले भी रिवाइज करा दूंगा। फिर हम सीधा पढ़ना शुरू करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर लास्ट में पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और इन सब पे हम 1 बाय 1 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट RLVP को शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर इसको मैं इरेज करता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। तो अब हम रिवाइज करते हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज RLVP को। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो आप आई बटन पे जाइए, वहाँ लिंक गिवन है और वहाँ से देख लीजिए। या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, ड्रीम एकेडमी DA चैनल के प्लेलिस्ट पे, और वहाँ आपको देखने को मिलेगा RLVP टॉपिक और साथ में लिखा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ देख रहे हैं तो फिर यहीं से आप कंटिन्यू कीजिए। अब हम बात करेंगे RLVP के रिप्रेजेंटेशन की। तो RLVP को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने पहले ही देखा हुआ है। RLVP को हम रिप्रेजेंट करते हैं del P अपॉन P1 नॉट से, ठीक है। जहाँ पर del P क्या है? चेंज इन प्रेशर, जो क्यों आया था? वो आया था जब हमने प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स किया था। तो ये है चेंज इन प्रेशर। और P1 नॉट क्या है? P1 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? del P को हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन, ये हो जाएगा P1 नॉट। जहाँ P1 क्या है? P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने वहाँ पे देखा हुआ है कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और इसे डिक्रीमेंट को विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये जो डिक्रीमेंट हुआ है, ये डिक्रीमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया है। तो ये सॉल्यूट को मिक्स करने की वजह से यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है। दैट्स वाई यहाँ हमने देखा था ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। तो ये x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये जो चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट दैट इज RLVP, ये किस पे डिपेंड किया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे। इसीलिए हमने इसको क्या बोला था? इसीलिए हमने बोला था इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो इसको और आगे कैसे लिखते हैं हम, del P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2, जहां x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज N1 प्लस N2। अब हमको ये भी पता है कि N1 जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं N1 इज मच ग्रेटर देन N2, दैट्स वाई वी कैन राइट हियर N1 प्लस N2 इज नियरली इक्वल्स टू N1। ठीक है, N1 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है N2 के कंपैरिजन में, तो हम N1 और N2 दोनों के सम को N1 ही लिख सकते हैं। ये इस तरह से बात है जैसे आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, अब उसमें 1 लाख रुपीज़ में 1 रुपीज़ ऐड करेंगे तो क्या आप 1 लाख 1 रुपीज़ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, 1 लाख ही आप बोलेंगे। तो उसी तरह से है, N1 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है N2 के कंपेरिजन में, तो हम उसको सिर्फ N1 ही कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? N2 अपॉन N1। ठीक, अब देखो यहाँ आगे मैं एक्सटेंड करूँ तो आपको पता है N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? सेकंड के लिए लिखेंगे तो वेट ऑफ 2 मोलर मास ऑफ 2, और ये हो जाएगा वेट ऑफ 1 अपॉन मोलर मास ऑफ 1। इसको एक अच्छे वे में अरेंज करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? del P अपॉन P1 नॉट दैट इज RLVP इज इक्वल्स टू, देखो न्यूमरेटर में क्या होगा? W2, और ये M1 कहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा M1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? W1, और ये हो जाएगा M2। तो ये फार्मूला हम पहले ही देखे थे, क्लियर है? तो ये है RLVP का फार्मूला जिस पे आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना क्या कहलाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब होगा? जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? चलिए किस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने प्योर लिक्विड, जिसे हम बोल सकते हैं प्योर सॉल्वेंट, तो ये हमने एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, लिक्विड फॉर्म में है, मतलब ये एक वोलेटाइल नेचर का है। तो वोलेटाइल नेचर का है तो जब इसको हीट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? ये वेपर फॉर्म करना शुरू करेगा। तो जिस टेम्परेचर के पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर के वैल्यू पे ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और इसके बॉइलिंग पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ TB नॉट। प्योर कंडीशन में नॉट लगा लिए, तो ये है इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट। और जब ये बॉइल होगा तो वेपर जनरेट करेगा और उस वेपर की वजह से प्रेशर आएगा, तो उसे हम क्या कह लेंगे? P नॉट। क्लियर है? अब इस प्योर सॉल्वेंट में हम क्या करने वाले हैं? इस प्योर सॉल्वेंट में हम मिक्स करने वाले हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसे मैंने दूसरे कंटेनर में ले लिया। ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। ठीक, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैं एक अलग कलर से इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर है? यहाँ पर वेपर प्रेशर तभी जनरेट होगा या एग्जर्ट होगा जब ये क्या होगा? क्लोज होगा। ठीक, अब देखो जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये दोनों के पार्टिकल्स को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर है?
अब ये सॉल्यूशन भी वोलेटाइल नेचर का होगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है। तो जब हम इसको भी हीट करेंगे तो एक समय आएगा जब क्या होगा, ये वेपर जनरेट करना शुरू करेगा और टेम्परेचर का वही वैल्यू क्या कहलाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं TB। और जब ये वेपर फॉर्म करेगा तो वेपर की वजह से एक प्रेशर आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, और इसे हम एज्यूम करेंगे P से। क्लियर है। अब अगर हम कंपैरिजन करें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की, तो दोनों में किस में ज़्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज उसके सॉल्यूशन से हाई होता है। ये हमने पहले ही देखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स वेपर फॉर्म होने से अपोज करते हैं। मीन्स अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्योर कंडीशन में जो भी बॉइलिंग पॉइंट था उसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसी वजह से ज़्यादा वेपर ये फॉर्म नहीं कर पाया। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ है, देखो ये सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है ना, इसी इंक्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसको हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, अभी ग्राफ के थ्रू समझेंगे अच्छे तरीके से। बट इसे समझने के लिए हमको बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का एक तो डेफिनेशन हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट कन्वर्ट इनटू वेपर। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। बट इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डीप में समझना पड़ेगा। ये हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल कर लिया। इस लिक्विड को हीट करना है, इसलिए हमने एक बर्नर लगा लिया। ये हीट करने का सेटअप तैयार कर दिया। जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे तो होगा क्या, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर का एक वैल्यू आएगा जिस वैल्यू पे ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस को एस्केप कर जाएंगे, लिक्विड के सरफेस को छोड़ करके वेपर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। और जिस टेम्परेचर के वैल्यू पे ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होने शुरू होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ये तो बेसिक चीज़ें हमको पता है, जिस टेम्परेचर के वैल्यू पे लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये एयर के कांटेक्ट में जा रहे हैं। एयर के कांटेक्ट में जा रहे हैं, इसका मतलब इनका भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है। सिंपल सा बात है, ये अगर वेपर बन रहे हैं इसका मतलब इनका जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है। क्लियर है। इन वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है। दूसरे वर्ड में समझते हैं, अगर गांव का कोई व्यक्ति है, अगर वो शहर में रहना चाहता है तो जब तक उसकी इनकम शहर में रहने वाले लोगों के इनकम के जितनी नहीं होगी तब तक वो शहर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेम चीज़ वही है, अगर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो जब तक के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितनी उनके पास प्रेशर नहीं हो जाएगी तब तक के लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। समझ आया। तो यहाँ से हमको क्या समझ आया, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर का वैल्यू होता है जहाँ पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। समझ आया। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख दिया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टैंडर्ड वे में हम 1 atm लेकर के चलते हैं। क्लियर है? तो जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। क्लियर हुआ? तो एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट को ध्यान में रख के चलिएगा, तब हम आगे ग्राफ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए इसको इरेज करता हूं मैं, नोट कर लीजिए आप। अब हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें जो ग्राफ फॉर्म होगा वो होगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक ले लिया मैंने ये वर्टिकल एक्सिस और उसके करस्पॉन्डिंग ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये है प्रेशर का और ये है टेम्परेचर का। ठीक है, इस प्रेशर के एक्सिस में कहीं पे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वैल्यू को एज्यूम कर लेता हूँ, जिसका वैल्यू एज्यूम होगा 1 atm। क्लियर है? तो ये है 1 atm का प्रेशर। जब कोई लिक्विड इस प्रेशर को अचीव कर लेगा तो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, और जिस टेम्परेचर के वैल्यू पे अचीव करेगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन को पहले से पता है। अब देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, पहला है प्योर सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है हमेशा सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, किसी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे दोनों के प्रेशर को एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया ये है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0, तो उससे कहीं नीचे पे सेम टेम्परेचर के रेंज पे क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है? अब देखो हम करेंगे क्या, जब हम इस प्योर सॉल्वेंट को हीट देना शुरू करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वेपर फॉर्म होना भी शुरू होगा। तो वेपर फॉर्म किस पॉइंट पे होगा, जब वो 1 atm को टच कर जाएगा। तो धीरे धीरे जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब ये 1 atm के लाइन को टच कर जाएगा, मतलब 1 atm के प्रेशर को अचीव कर जाएगा। तो टेम्परेचर के जिस पॉइंट पे ये 1 atm के प्रेशर को अचीव कर जाएगा ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, जिसे हम TB0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली जब हम सॉल्यूशन को हीट देना शुरू करेंगे तो एक समय आएगा जब ये भी क्या करेगा, 1 atm को टच कर जाएगा, मतलब इसका वेपर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर के जिस वैल्यू पे इसका वेपर फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम TB से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने इस सॉल्यूट को इसमें मिक्स किया है। तो सॉल्यूट की वजह से यहाँ पर जो चेंजेस आया है, जो टेम्परेचर में चेंजेस आया है, इस टेम्परेचर के चेंज को हम कहते हैं डेल TB, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल TB is given by TB minus TB0, TB minus TB0। क्लियर है? तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिएगा ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है ये किसकी वजह से आया है, इस सॉल्यूट को मिक्स करने की वजह से। सॉल्यूट को मिक्स करने की वजह से ही तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया है। इसका मतलब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करेगा इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे, और सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज किया जाएगा वो है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट, और यू कैन से मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी के, या फिर आप बोल सकते हैं मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? तो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड किया, मोलैलिटी पे। मोलैलिटी को हमने m से रिप्रेजेंट किया। जब हम इस प्रोपोर्शनल टू का साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज Kb, सो इट बिकम Kb इंटू m। वी कैन राइट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ पर Kb क्या है, Kb है मोलल बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट
या फिर आप इसको कह सकते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इस केबी को हम कहते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखो, हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा ये, डेल टी बी इक्वल टू, केबी को तो केबी ही रहने दीजिए, और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा n अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर है, इसको हम चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर kb ही रहने दीजिए, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो फाइनली हमको यहाँ पर डेल टीबी का वैल्यू क्या मिलने वाला है, डेल टीबी का वैल्यू बनने वाला है kb इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर हम चाहे इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो kb इंटू w इंटू 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये जाके ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा mt इंटू w, ये हो गया ग्राम। तो ये जो फार्मूला है आपके काम की चीज़ है, क्योंकि इस पे आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है, तो इस तरह से हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया है, किसके लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। क्लियर है, इसको आप डेल टीबी ही लिख लीजिए। अब हम देखेंगे केबी का यूनिट क्या होगा, क्योंकि यूनिट भी हमारे लिए काम की चीज़ है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर नोट करने के बाद मैं आपको केबी के यूनिट बताता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ केबी की। केबी क्या है, केबी है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर क्या कहते हैं हम उसको, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ केबी, आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट केबी इक्वल टू आप लिख सकते हैं डेल टीबी अपॉन एम। क्लियर है, अब ये क्या है, डेल टीबी टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं या फिर केल्विन। तो पहले मैंने लिख लिया डिग्री सेल्सियस, और ये है एम मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का यूनिट क्या लिख सकते हैं आप, मोलल। क्लियर है, अगर आप केल्विन में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा केल्विन अपॉन मोलल। ठीक, तो ये तो हमारा पहला यूनिट हो गया, बट इसको हम थोड़े से डिटेल में करते हैं, तो मैं यहाँ केल्विन को लेकर के आगे एक्सटेंड करता हूँ इसको। तो क्या हो जाएगा ये, केबी इक्वल टू हो जाएगा ये केल्विन अपॉन मोलल। अब मोलल का और सिंप्लीफाइड यूनिट क्या होगा, मोलल को हम लिख सकते हैं, क्योंकि मोलैलिटी का यूनिट है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा मोल पर केजी लिख सकते हैं। अब इस केजी को आप ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा ये, केल्विन इंटू केजी अपॉन ये हो जाएगा मोल। तो इसको फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, केबी इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं केल्विन केजी, और ये हो जाएगा मोल इनवर्स। तो ये है सिंप्लीफाइड यूनिट ऑफ केबी, जो आप कई बार देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो। अब ये जो केबी का वैल्यू है ना, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होता है, बट हमको वाटर के लिए पता होना चाहिए। तो केबी फॉर वाटर क्या हो जाएगा, केबी फॉर वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है केबी इक्वल टू 0.52, यूनिट क्या होगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो आपको इस यूनिट को देख करके भी पहचानने आना चाहिए कि ये केबी का वैल्यू है। क्लियर है, तो इस तरह से हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को फिनिश कर लिया। इस पे हम आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, बट हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पहले फिनिश कर लेते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं अब, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन।